आज मैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाओं के क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। जैसा कि ऑनलाइन कक्षाओं का क्रम लगातार चल रहा है, ऑनलाइन कक्षाएं लगातार पढ़ाई जा रही हैं और मैं जो है जो विषय मेरा है, जो विषय मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, ख़ास तौर से सामाजिक विज्ञान और नागरिक शास्त्र, इंटर की कक्षाओं में नागरिक शास्त्र और हाई स्कूल की कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान। उसी क्रम में आज मैं कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान को आगे बढ़ाऊंगा, ऑनलाइन कक्षाओं के क्रम को। जैसा कि मैं फ्रांस की क्रांति पढ़ा रहा था और फ्रांस की क्रांति में मैंने कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिकों के बारे में बातें चल रही थीं कि फ्रांस की क्रांति में किस तरीके से दार्शनिकों का योगदान है और दार्शनिकों ने किस तरीके से फ्रांस की क्रांति को प्रभावित किया और उनके प्रभाव से, उनके विचारों से फ्रांसीसी समाज प्रभावित हुआ और फ्रांसीसी क्रांति जो है वह तेज़ी से आगे बढ़ी। उसी क्रम में आज मैं मॉन्टेस्क्यू के बारे में बात करूंगा, क्योंकि रूसो के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। रूसो को मैं पढ़ा चुका हूँ कि किस तरीके से रूसो के विचारों का प्रभाव, रूसों की मानसिकता और रूसों के विचारों का प्रचार प्रसार फ्रांस की क्रांति में हुआ और फ्रांस की क्रांति किस तरीके से उसके विचारों से प्रभावित हुई। आज मैं उसी क्रम में मॉन्टेस्क्यू के बारे में बात करूंगा कि मॉन्टेस्क्यू ने किस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया। तो मॉन्टेस्क्यू भी फ्रांस का एक महान दार्शनिक था और वह भी स्वतंत्रता को ही आधार बनाकर, क्योंकि उसका जो प्रमुख सिद्धांत है वह शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चाहे किसी प्रकार की परीक्षा हो, 9 की परीक्षा हो या किसी प्रकार की कंपटीशन की परीक्षाएं हों, वहाँ इन सारे प्रश्नों से मैं उन बातों को और उन लेसनों को, उन टॉपिकों को ज़रूर 2-3 बार प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसको पढ़ा दिया जाए, उस पर बार बार चर्चा की जाए, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से उपयोगी है, व्यवहारिक ज्ञान की दृष्टिकोण से उपयोगी है। आने वाली ज़िंदगी में जितनी भी परीक्षाएं दोगे, हर जगह उसका उपयोग है, उसका महत्व है। तो इसी क्रम में मॉन्टेस्क्यू भी बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक है। मॉन्टेस्क्यू जो याद किया जाता है उसका प्रमुख सिद्धांत है शक्ति का पृथक्करण, क्योंकि जब शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती हैं, शक्ति का केंद्र बिंदु एक ही व्यक्ति होता है या शासन की संपूर्ण शक्ति एक ही सत्ता के पास होती है, तो फिर नागरिकों के अधिकारों का, नागरिकों की स्वतंत्रताओं के हनन की संभावना बहुत बढ़ जाती है और नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है। लेकिन जब शक्तियां अलग अलग हाथों में केंद्रित होंगी, क्योंकि शासन की मुख्य रूप से 3 शक्तियां हैं, जैसा कि मैं बार बार बताता रहता हूं और कक्षाओं में बताया हूं कि शासन की मुख्य रूप से 3 शक्तियां हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो पहले क्या होता था, प्राचीन काल में भी और मध्यकाल में भी, लगभग जो है मध्यकाल के प्रारंभिक चरण में पूरी तरीके से शासन की शक्तियाँ एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था में केंद्रित होती हैं। जब शासन की शक्तियाँ एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था में केंद्रित होती थीं, तो नागरिकों के अधिकारों का हनन होता था, स्वतंत्रताओं का हनन होता था, उनके आवाज़ को, उनकी बात को कोई सुनता नहीं था, क्योंकि उसी संस्था को कानून भी बनाना है, कानून को लागू भी करना है, न्याय भी देना है। तो इसलिए वह अपने द्वारा बनाए गए कानूनों पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं करती थी और फिर उसी के द्वारा बनाया गया कानून लागू होता था, उस पर भी किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाता था। चाहे जनता कितना भी आवाज़ उठाए, कितनी भी जो है उसका विरोध करे, लेकिन उस पर किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं होती थी और न्याय देना भी उन्हीं के हाथ में केंद्रित था, न्याय भी उन्हीं के द्वारा दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में
जनता की आवाज़ को दबा दिया जाता था, जनता के स्वतंत्रता को दबा दिया जाता था। तो इस पर सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू एक ऐसा विचारक है जिसने विचार किया कि भी क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसने अपना एक विचार प्रस्तुत किया, अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया कि नागरिकों की स्वतंत्रताओं का सबसे ज़्यादा हनन शक्तियों का एक हाथों में केंद्रित होने से होता है। जब शक्तियां एक हाथ में केंद्रित नहीं होंगी तो नागरिकों के अधिकारों के हनन की संभावना बहुत कम हो जाएगी। नागरिकों के हनन के अधिकारों के हनन की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के जनक के रूप में मॉन्टेस्क्यू को माना जाता है। मॉन्टेस्क्यू को शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक कहा जाता है या प्रतिस्थापक कहा जाता है। और इसकी प्रमुख पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज के बारे में ही क्वेश्चन आता है कि स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी पुस्तक है। बार बार आता है, आया है प्रश्न इस तरीके से कि स्पिरिट ऑफ लॉज किसका ग्रंथ है। तो याद रहे कि ये मॉन्टेस्क्यू का ग्रंथ है और मॉन्टेस्क्यू के ही विचारों पर आधारित संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। संयुक्त अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अधिकांशतः शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लागू होता है। शक्तियां अलग अलग होती हैं और संसदात्मक में तो शक्तियां जो है आपस में मिली हुई होती हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है संसदीय शासन व्यवस्था, लेकिन अध्यक्षात्मक जो है शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित होता है। तो मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत के आधार पर अध्यक्षात्मक शासन, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चूंकि अमेरिका महाद्वीप का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक प्रमुख देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे शार्ट में अंग्रेजी में यूएसए भी कहते हैं। तो यूएसए में दुनिया में सबसे पहले शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया, जो मॉन्टेस्क्यू की देन थी। दूसरे प्रमुख दार्शनिक हैं, उनका भी फ्रांसीसी जो है क्रांति में फ्रांसीसी समाज को में चेतना जागरूकता का प्रचार प्रसार करने में उनका भी योगदान है, जिनका नाम है वाल्टेयर। तो वाल्टेयर से संबंधित बहुत कुछ बातें नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन कभी कभी इतना प्रश्न जरूर आ जाता है कि वाल्टेयर किस देश से संबंधित हैं या वाल्टेयर किस क्रांति से जुड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिए कि वाल्टेयर भी फ्रांस की क्रांति से ही संबंधित हैं और वाल्टेयर के विचारों का भी प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति पर पड़ा है। फ्रांसीसी क्रांति उनके विचारों से भी प्रभावित हुई है। तो आज यहीं तक, फिर अगले दिन इस कार्यक्रम को, ऑनलाइन कक्षाओं के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और बढ़ाया जाता रहेगा जब तक विद्यालय नहीं खुलता है। तो आज यहीं तक।